जय हिंद, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत आपके अपने ऑनलाइन परिवार उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि की क्लास, और मूल विधि में मैंने आपको 2-3 टॉपिक करवाए थे और क्लास में स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से थोड़ा सा गैपिंग हो गई है, लेकिन फिर से कंटिन्यूअसली हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके मूल विधि की क्लास आपको इस ऑनलाइन बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेगुलर आज से फिर से मिलना प्रारंभ हो गई है। तो आज का जो टॉपिक होगा उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अध्याय 2 तक मैंने आपको बताया था। एक बार जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को नहीं देखा होगा प्लीज़ एक बार जा करके वो मूल विधि की स्टार्टिंग की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको अध्याय 2 तक के धाराओं के विषय में बताया था। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय दंड संहिता यानी कि ताजिरादे हिंद 1860, जिसे आप लोग इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हैं। उसी के आज अध्याय 3 की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। और अध्याय 3 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं दंड की यानी पनिशमेंट। भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड की बात की गई है, कितने प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है, इसका उल्लेख किया गया है आपके भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम ही आपको दिया गया है दंडों के प्रकार। क्या दिया गया? दंडों के विषय में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 की, जो कि दंडों के विषय में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर एक बार हेडिंग हम लोग फिर से 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। अध्याय जो है आज का आपका कौन सा अध्याय है? अध्याय 3। अध्याय की बात करें तो अध्याय 3 मैंने आपको बताया। और इस अध्याय में क्या पढ़ना है आपको, ये बात मैंने आपको बताई। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दंडों के विषय में यानी कि अबाउट पनिशमेंट, दंडों के विषय में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि दंड जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, यानी भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार की दंडों की बात की जाती है, ये हमें कहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ये भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 में आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कितनी धाराएं महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय के अंतर्गत धारा 53 से धारा 75 तक के आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और धारा 53 से 75 तक में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करें तो धारा 53 की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। तो धारा 53 में कौन कौन से यहाँ पर धाराएं आपको दी गई इस टॉपिक के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी धाराएं आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत आपको धारा सेक्शन 53 से 73 तक आपको 75 तक आपको पढ़ना है। और सभी नहीं पढ़ने, मैंने आपको बताया था कि भारतीय दंड संहिता के जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो भी एग्जाम परक हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। और 1 बाय 1 सारी बातें आपको क्लास में याद होनी चाहिए, कहीं से बाद में कहीं से कोई रटने की गुंजाइश आपको नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा धारा 53 की, सेक्शन 53 यानी कि दफा 53 की बात मैं आज आपकी क्लास में करने जा रहा हूँ। धारा 53 में क्या बात कही गई ये हमें याद रखना है। ये हमें याद रखना है कि धारा 53 के अंतर्गत क्या बात कही गई। तो धारा 53 में बताया गया किसके विषय में? दंड के कितने प्रकार हैं, ये कहाँ बताया गया? धारा 53 में। तो धारा 53 के अंतर्गत बात की जाएगी दंड के प्रकार, दंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? सेक्शन 53 में क्या दिया गया? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के प्रकार, कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं। तो ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। और यूपीएसआई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता में दंड के कितने प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि भारतीय दंड संहिता में 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया था। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक दंड को निरसित कर दिया गया है, उसको भी आपको याद रखना है। तो 1 बाय 1 मैं सारे दंडों की बात आप से यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले टाइप के अगर दंड की हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना आपको, सबसे जो बड़ा दंड होता है
दैट इज मृत्युदंड। सबसे बड़ा जो दंड यहाँ पर दिया गया, हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता है भारतीय दंड संहिता के अनुसार, वो कौन सा है? मृत्यु दंड है, जो सबसे 1 नंबर वरीयता पर जो जघन्य अपराधों के लिए भारत में सुनाया जाता है भारतीय दंड संहिता के अनुसार, दैट इज मृत्युदंड। और मृत्युदंड भी कैसे कायद की जाती है ये बात भी आगे हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैंग टिल डेथ। दैट मीन्स क्या? कि फांसी की सजा, यानी मृत्यु देने का, कारित करने का भी तरीका क्या है? फांसी की सजा यहाँ पर जो भारतीय न्यायपालिका में जो क्या है प्रचलित है। तो सबसे पहला दंड कौन सा याद रखना आपको? मृत्युदंड। दूसरे प्रकार का जो दंड है दैट इज आजीवन कारावास, यानी कि जो अभियुक्त होगा, जो अपराधी होगा, उसे पूरे जीवन तक आजीवन कारावास, उसे पूरी लाइफ क्या करना पड़ेगा? कारावास में जब तक वह जीवित रहेगा तब तक का जीवन उसे कहाँ बिताना पड़ेगा? कारावास में बिताना पड़ेगा। इस प्रकार का जो दंड है उसे क्या कहेंगे? उसे आजीवन कारावास कहा जाएगा। तो पहला प्रकार का दंड आपका कौन सा? मृत्यु दंड। और ऐसा अपराधी जिसे क्या किया जाए? पूरा जीवन जेल में रखा जाए, उस प्रकार का दंड क्या कहलाएगा? आजीवन कारावास कहलाएगा, या उर्दू में इसी को क्या कहते हैं? उम्र कैद कहा जाता है। तो आजीवन कारावास हो गया दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का दंड बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना है आपको। तीसरे प्रकार का दंड यहां पर मैं आपसे कहूंगा याद रखना है, दंडदास्ता। दंडदास्ता यानी कि दंड में क्या किया जाता था? अपराधी को दास बना करके रखा जाता था, जो अंग्रेजों ने प्रचलित किया था। जैसा कि आपको पता है आईपीसी, पिछले लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आईपीसी है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो आपका दंडदास्ता वाला यहाँ पर दंड दिया गया है, ये सन 1949 में क्या कर दिया गया था? 1949 में निरसित कर दिया गया था, हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। कहाँ से? इस दंड के टॉपिक से। निरसित करने का मतलब क्या होता है? हटा दिया जाना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि भारतीय दंडों के प्रकार में भारतीय दंड संहिता से किस प्रकार का दंड जो है निरसित किया गया, किस प्रकार का दंड निकाल दिया गया। तो याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कि दंड जो तीसरा था दंडदास्ता, इसे कब निकाला गया? सन 1949 में इसे क्या कर दिया गया था? दंडदास्ता को निरसित कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 से इसे निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार अब अगर हम लोग बात करें तो जो दंड के प्रकार हैं वो 5 ही प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके बन सकता है एग्जाम में। तो ये तो आपके क्या हो गया? दंडदास्ता हो गया। अब 3 प्रकार के हो गए। अभी 3 प्रकार के दंड और आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, और तीसरा क्या? दंडदास्ता, जिसे क्या कर दिया गया? 1949 में निरसित कर दिया गया। अब यहाँ पर बात करूं मैं अगले पॉइंट की आपसे, तो चौथे प्रकार का दंड कौन सा है? तो यहाँ पर चौथे प्रकार का आपका दंड हो जाएगा कारावास, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कारावास। और चौथे प्रकार के दंड में सिर्फ कारावास की बात हो रही है। देखिएगा, आजीवन कारावास नहीं, जिसे आप लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? कैद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता? इम्प्रिजनमेंट कहा जाता। तो कारावास की अगर हम लोग बात करें तो कारावास 2 प्रकार के होते हैं। कारावास कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, कारावास की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? मान लीजिए ए और बी में हम इसे डिवाइड कर लें, तो ए की अगर हम लोग बात करें तो कारावास एक आपका हो जाता है कठोर कारावास। अब यहाँ पर समझिएगा कठोर कारावास क्या होता, और एक होता है सादा कारावास। ए टाइप आपने लिख दिया कठोर कारावास, और बी टाइप आपने याद कर लिया क्या? सादा कारावास। दोनों में क्या अंतर है इसे जरा समझिएगा, बहुत ही आसान सी बात है। कठोर कारावास को कठिन कारावास या सश्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सश्रम। अब समझिएगा, कारावास यानी जेल की ऐसी सजा जिसमें अपराधी से क्या करवाया जाता है? काम करवाया जाता है। सश्रम वहां पर जेल में उसे रहना पड़ता है, यानी श्रम के साथ साथ वह अपनी सजा काटता है। ऐसा प्रकार का जो कारावास होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कठोर कारावास कहा जाएगा, या अगर हम लोग बात करें तो सश्रम कारावास कहा जाएगा।
यानी ऐसी सजा जिसमें क्या होता है, अपराधी जो है वह जेल में क्या करता है, काम भी करता है। जैसे जेल में बहुत तरीके के काम होते तो खेती बाड़ी हो गया, अलग अलग टाइप के काम, यानी उस अपराधी के द्वारा श्रम जब जेल में कराया जाता है तो उस प्रकार का जो कारावास या दंड दिया जाता है ये क्या होता है, ये कठोर कारावास होता है श्रम के साथ। और दूसरा टाइप मैंने आपको बताया सादा कारावास। सादा कारावास क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें अपराधी को सिर्फ जेल में समय को व्यतीत करना होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का काम वाम नहीं करना होता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है आराम से बैठ करके। तो उस प्रकार का जो कारावास होता है उसे क्या कहा जाएगा, मुस्कुरा के बोलिएगा, सादा कारावास। और सादा कारावास जो होता है वो क्या होता है, सादा कारावास मैक्सिमम जो है वो वीआईपीज को दिया जाता है या नेताओं को दिया जाता है या बड़े लोगों को दिया जाता है कि उनसे काम करवाए जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं जेल में, इसलिए उनको सादा कारावास दिया जाता है। और मन में एक प्रश्न यह आता कि सर सादा कारावास किसे दिया जाता है या कठोर कारावास, या कब किस कंडीशन में दिया जाता। तो ऐसी इसकी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती कि सादा कारावास किस कैदी को दी जाएगी या किससे कठोर दिया जाएगा। तो ये जज के अपने, न्यायाधीश के अपने विवेक पे निर्भर करता है कि वो किसको सादा कारावास देना चाहेगा या कठोर। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जज वहां पर सादा और कठोर कारावास वहां पर देता है अपराधी को। ठीक है, तो अब कारावास दो प्रकार के हो गए, एक तो कठोर या सश्रम जिसे आप कहते हो, और दूसरा टाइप का कौन सा आपका, सादा कारावास। तो ये चौथे प्रकार के आपके क्या हो गया, दंड हो गया। अब यहां पर आइएगा, हम लोग सीखेंगे पांचवें प्रकार का दंड कौन सा है। तो पांचवें प्रकार का दंड हो जाएगा संपत्ति का समापहरण। क्या हो जाएगा, पांचवें प्रकार का जो दंड होता है दैट इज संपत्ति का समापहरण। अभी देख रहे होंगे आप, आजकल राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य की अगर विशेष तौर पे हम लोग बात करें तो राज्य सरकार क्या कर रही है, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनके संपत्तियों को क्या कर रही है, जब्त कर ले रही है, तोड़ दे रही है। तो जब क्या किया जाता है, किसी अपराधी के संपत्ति को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, तो उस प्रकार की कंडीशन में उस प्रकार के दंड को क्या कहा जाता है, संपत्ति का समापहरण कहा जाता है। यानी संपत्ति को ले लेना सरकार का, ये क्या है, एक प्रकार का दंड है। तो ये आपके चौथे प्रकार का भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड हो जाएगा। और यहाँ पर पांचवें प्रकार का दंड है ये। और छठवें प्रकार के दंड की बात करें तो जिसे आप लोग क्या कहते हैं, आर्थिक दंड, या उर्दू में बात करें तो क्या कहते हैं, जुर्माना, या अगर इंग्लिश में बात क्या कहते हैं तो क्या कहा जाएगा, फाइन जिसे कह सकते हैं ना, आर्थिक दंड। तो आर्थिक दंड भी क्या है, एक दंड का प्रकार है जिसमें मुआवजा या जुर्माना लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी आपके एक प्रकार का दंड हो जाएगा भारतीय दंड संहिता के अनुसार। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपने देखें तो आपने 6 प्रकार के दंड आपने देखे। 6 प्रकार की यहाँ पर अगर हम लोग बात ना करें तो 2 प्रकार ये कठोर और सादा अलग अलग कर दें, एक प्रकार का दंड निकाल दिया गया। फिर से देख लीजिएगा रिवीजन में, तो दंड के प्रकार कहाँ दिया गया, धारा 53 में, यानी कि सेक्शन 53 में धारा 53 में दंड के प्रकार की बात हुई। और दंड के कितने प्रकार आपके दिखेगा, पहला प्रकार मृत्यु, दूसरा आजीवन, तीसरा वाला निकाल दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम 2 काउंट कर लें, फिर आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 और ये हो गए, सादा और कठोर, 2 2 4 हो गए। यानी कंप्लीटली 6 प्रकार के दंड थे और 6 प्रकार ही हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि तीसरा वाला प्रकार कौन सा निकाल गया ये भी आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता से किस प्रकार के दंड को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि वहां पर निरसित किसे किया गया है, जो तीसरा वाला दंड अभी मैंने आपको बताया, दैट इज दंड दासता। कब निरसित किया गया, सन 1949 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो बात कर रहे थे हम लोग सिर्फ अभी एक ही सेक्शन की। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे, सारे सेक्शंस को रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट आपकी धाराएं हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं, उन्हीं की चर्चा मैं आपको करूंगा। फालतू की चीजें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं होगी, बस वीडियो को देखिएगा। किसी भी प्रकार की नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और मूल विधि की जो समस्या है वो आपको दोबारा कभी जीवन में नहीं होगी। तो बात करेंगे इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, अगर हम लोग बात करें
तो नेक्स्ट सेक्शन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, धारा 73 की बात करेंगे। 20 धाराएं छोड़ दीजिए, बहुत जरूरी नहीं है। सेक्शन 73 की बात मैं आपसे करूंगा नेक्स्ट में। धारा 73, सेक्शन 73, धारा 73 की बात मैं आपसे करूं तो धारा 73 की बात करें तो धारा 73 में किस बात का यहां पर जिक्र किया गया, तो धारा 73 में लिखा गया एकांत प्रतिरोध। अब हमें यह समझना है कि एकांत प्रतिरोध क्या होता है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया गया आपको, एकांत प्रतिरोध। पिछले वाला जो सेक्शन है उसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो चर्चा कर रहे थे हम लोग धारा 73 की, जिसमें लिखा गया क्या, एकांत प्रतिरोध, है ना। एकांत प्रतिरोध क्या होता है, पहले तो ये बात आप लोग समझिएगा। जब आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कभी कभी जो टेररिस्ट होते हैं या जो बहुत ही डेंजरस टाइप के क्रिमिनल होते हैं, उनको जेल में एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है, एक अलग कमरे में, एक अलग सेल में ही बंद कर दिया जाता है। यानी किसी अपराधी को, किसी खतरनाक अपराधी को क्या करना, अलग सेल में, अलग कमरे में बंद कर देना, जहां पर कोई आया जाए ना, उसे खाना दे दिया जाए, उसे अलग ही रखना सबसे। मोस्टली क्या होता है कि जेल में कई अपराधियों को एक साथ बैरक में रखा जाता है, लेकिन एकांत प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि जब अपराधी को क्या कर दिया जाए, अलग एक सेल में, एक अलग कमरे में, एक अलग बैरक में डाल दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एकांत प्रतिरोध कहा जाता है। आई बात समझ में। यानी खतरनाक अपराधी को जब अकेले रखा जाता है, ऐसे याद रखना आप लोग, याद रहेगा आपको, खतरनाक अपराधी को जब अकेले, मैं लिख दे रहा हूं देखिएगा, खतरनाक अपराधी को जब अकेले रखा जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझना आपको, खतरनाक अपराधी को जेल में सबसे अलग रखना क्या कहलाता है, एकांत प्रतिरोध। जेल में एकांत में, यानी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, अलग रखना, अलग रखना क्या कहलाता है, एकांत प्रतिरोध कहलाता। ठीक है, अब एकांत प्रतिरोध की सीमाएं हैं कि किसी भी अपराधी को ऐसा नहीं कि अगर किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया तो पूरे जीवन भर उसे जेल के एक अलग सेल में रख दिया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। या किसी को 6 साल की सजा दे दी गई तो 6 साल तक उसे अलग रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ इसके तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति कठोर दंड दृष्टि की, अगर उसको कठोर दंड दिया जाता है और जिसमें उसे कम से कम क्या किया जाए, उसको सजा जो है 3 माह से अधिक की उसे दी गई हो, यानी कोई भी व्यक्ति जिसे क्या कहते हैं 3 माह से अधिक की सजा दी गई हो, उसे जज एकांत प्रतिरोध की सजा दे सकता है, एकांत परिरोध की सजा दे सकता है। परिरोध नहीं है, सॉरी, यहां पर क्या करेंगे, प्रतिरोध नहीं, परिरोध, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एकांत परिरोध है। थोड़ा सा शब्दों का यहां पर आपको समझ रखना है, शब्दों को यहां पर सही रखना है हमें। एकांत परिरोध, ठीक है, एकांत परिरोध आपको याद रखना। तो एकांत परिरोध में क्या करना कि अब यहां पर सीमा दी गई है, यहां पर लिमिट दी गई है कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक अपराधी को कितने समय तक एकांत परिरोध में, यानी सबसे अलग जेल में रखा जा सकता है, इसकी लिमिट दी गई। ऐसा नहीं किसी को हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो यहां पर समझिएगा, एक बार में जिसे 3 महीने से अधिक की सजा दी गई हो, पहली बात तो ये समझिएगा, 3 माह से अधिक की सजा में, अधिक की सजा में, समझिएगा लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, 3 माह से अधिक की सजा अगर व्यक्ति को दी गई है तो कितने दिन तक उसे एकांत प्रतिरोध में रखा जा सकता है। ठीक है, 3 माह से अधिक की सजा दी गई हो, यानी अगर किसी को 6 माह तक की सजा दी गई हो, कितने समय की, 6 माह तक की सजा दी गई हो, तो 6 माह, 3 माह तक की सजा में किसी व्यक्ति को कितने माह तक रखा जा सकता है, 1 माह तक।
1 माह तक एकांत प्रतिरोध में उसे रखा जा सकता है। अगर 6 माह की सजा दी गई है, नहीं 3 माह नहीं, 3 माह से अधिक की सजा में दिया जाएगा। तो अगर किसी को 6 माह की सजा दी गई हो, अगर किसी को 6 माह की सजा दी गई हो तो उसे 1 माह तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर 6 माह से अधिक यानी 1 वर्ष तक की सजा दी गई, कितनी सजा, 1 वर्ष कारावास हो, 6 माह कारावास की सजा में, 6 माह कारावास की सजा में 1 माह तक उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा। 1 वर्ष कारावास की सजा में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 माह तक, कितना, 3 माह तक एकांत प्रतिरोध में रखा जाएगा। 6 महीने की सजा में 1 माह तक, 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा में 2 माह तक, और अगर व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा अगर सुनाई गई है तो उसे 3 माह तक मैक्सिमम क्या किया सकता है, एकांत प्रतिरोध में परिरोध में रखा जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 वर्ष से अधिक अगर कारावास की सजा किसी को मिलती है तो उसे 3 माह तक मैक्सिमम जो है एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। फिर से एक बार समझिएगा, एकदम मुस्कुरा के गुनगुना के एकदम समझना है आपको, कहीं से कोई हेडेक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में सारी बात मैं आपको समझाऊंगा। फिर से समझिएगा, धारा 73 में बात की जा रही है एकांत परिरोध की। एकांत परिरोध का क्या मतलब, कि अपराधी को अलग सेल में रखना, लेकिन उस अपराधी को अलग सेल में रखने की भी कंडीशन है, यानी कितने दिन मैक्सिमम रखा जा सकता है इसकी भी बात की गई। तो यहां पर देखिएगा दिया गया 6 माह की अगर किसी को सजा दी जाती है 6 माह तक की, तो उसे 1 माह तक अकेले रखा जा सकता है। अब इसकी और भी कंडीशन मैं बताता हूं। और अगर किसी को 1 वर्ष की कारावास की सजा, 6 महीने से ज्यादा और 1 वर्ष तक सजा दी जाती है तो उसे 2 माह तक जो एकांत परिरोध यानी अलग रखा जा सकता। अगर 1 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है, अब चाहे उसे आजीवन कारावास दिया गया हो, चाहे 5 वर्ष की सजा दी गई हो, चाहे 7 वर्ष की सजा दी गई हो, उसे मैक्सिमम जो है 3 माह तक अधिकतम उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। कंडीशन को समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा 74 में कुछ और बातें कही जाती जिसे सीखना आपके लिए बहुत जरूरी, तो जल्दी से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और क्या सीमाएं हैं, क्या 1 माह तक किसी को लगातार एकांत परिरोध में रखा जाए, क्या 2 माह तक किसी को लगातार, यानी अगर किसी को मान लीजिए, इन केस मैं आपको बताता हूं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर हो गया। चलिए देखिएगा, मान लीजिए एक यहां पर कंडीशन डिस्कस करता हूं मैं आपसे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 7 साल, कितने की, 7 वर्ष कारावास दिया गया, 7 वर्ष कारावास कैद जेल की सजा सुनाई गई। अब 7 साल सुनाई गई तो अभी आपने ये देखा कि 1 वर्ष से अधिक की सजा है, तो मैंने आपसे कहा अगर 1 वर्ष से अधिक की सजा है तो उसे मैक्सिमम जो है 3 माह तक, कितने दिन तक, 3 माह तक मैक्सिमम, चाहे 7 साल की सजा हो, चाहे 2 साल की सजा हो, चाहे 5 साल की सजा हो, चाहे 10 साल की सजा हो, चाहे आजीवन कारावास हो, एकांत परिरोध में यानी अलग उसे 1 साल से अधिक की सजा अगर किसी व्यक्ति को सुनाई जाती है तो मैक्सिमम 3 महीने रखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 जुलाई सन 2010 को जो है सजा हो गई 7 वर्ष की, ठीक है, 1 जुलाई 2010 को 7 वर्ष की सजा हो गई, तो क्या ऐसा न्यायालय कर सकता है कि 1 जुलाई से लेकर के लगातार अब उसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर तक पूरे 3 महीने तक, जुलाई हो गया पूरा, अगस्त हो गया सितंबर, यानी सितंबर के पूरे महीने तक क्या उसे पूरे 3 महीने तक जो है एकांत परिरोध में रखा जा सकता? नहीं, 3 महीने तो टोटल है, समझिएगा, 3 महीने तो टोटल एकांत परिरोध में रखा है, लेकिन लगातार कितने दिन तक रख सकता है, अब ये बात जो है ये धारा 74 में लिखी गई, धारा 74 में इसका उल्लेख किया गया। समझिएगा, एक अगर 6 महीने तक की सजा है, अगर कितने की सजा है, अगर 6 महीने तक की सजा है
तो उसे एक बार में कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 महीने तक। अगर उसे 6 महीने से 1 साल के बीच की सजा दी जा रही है तो कितने दिन रख सकते हैं एकांत परिरोध में? 2 महीने तक। 1 साल से अधिक की सजा दी जाती है तो कितने साल तक रख सकते हैं एकांत परिरोध में? 3 महीने तक। अब वो चाहे सजा जितनी हो, लेकिन क्या लगातार 3 महीने तक रख सकते हैं? क्या लगातार 1 महीने तक रख सकते हैं? क्या मतलब डेट जैसे 1 तारीख को रख दिया तो 30 तारीख को डायरेक्ट उसे अलग सेल से निकाला जाएगा? ऐसा नहीं है। अब इस लगातार रखने पर भी लिमिट लगाई गई आईपीसी में, ये बात आपको याद रखनी है। मुस्कुरा के एकदम समझिएगा। अब लगातार जो है जेल में रखने पर भी जो है आईपीसी में यहां पर क्या है? प्रावधान है। तो ये धारा 74 में बात कही गई, तो इंपॉर्टेंट धारा है, इसे भी समझिएगा। देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। धारा 74, धारा 74 लगातार एकांत प्रतिरोध में परिरोध में रखने का की सीमा है ना। लगातार ऐसा लिखेगा, यानी कंटिन्यूअली जो है लगातार परिरोध में रखने की सीमा, एकांत परिरोध में, लगातार एकांत परिरोध में रखने की सीमा। लगातार एकांत परिरोध में रखने की क्या सीमा है? ये धारा 74 में। लगातार एकांत परिरोध में रखने की क्या सीमा है? ये धारा 74 में बताया गया है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। किसी भी व्यक्ति को कितना भी दंड दिया गया हो, एक बार में कितने दिन से अधिक नहीं रख सकते? 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक बार यहां पर धीरे सीधे से समझिएगा, चाहे 10 साल की सजा हो, चाहे 7 साल की सजा हो, उसे 3 माह तक की तो मैक्सिमम अवधि बताई गई, लेकिन एक बार में 14 दिन से अधिक, एक बार में 14 दिन से अधिक लगातार एकांत परिरोध में नहीं रख सकते हैं। एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। समझिएगा बात को, एक बार में 14 दिन से अधिक लगातार नहीं रख सकते, कितनी भी लंबी सजा दी गई हो। लेकिन अगर 3 महीने तक का कारावास दिया गया है, मान लीजिए कारावास जो है 10 साल का है, तो 14 दिन तक लगातार रख सकते हैं। 1 साल से अधिक का है, 14 दिन तक लगातार रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को 1 अगस्त को जेल में डाला गया तो 14 अगस्त तक रखेंगे, फिर 15 अगस्त को निकालना पड़ेगा, 16 अगस्त में फिर उसे चाहे डाल दिया जाए, यानी लगातार नहीं रख सकते। फिर दूसरी बात समझिएगा, 3 माह तक का कारावास दिया जाए, 3 माह तक की सजा में, फिर से एक बार समझिएगा, 3 माह तक की सजा में लगातार 7 दिन से अधिक, लगातार 7 दिन से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूं मैं, बस आपको क्या करना है, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिएगा, अब फिर से समझिएगा, किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक, अभी मैंने आपको बताया, समझिएगा, पीछे बैक चलते हैं, फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कर दूंगा तो दोबारा कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए, एकांत परिरोध का मतलब अलग रखना। 6 माह तक का कारावास दिया गया तो 1 माह तक मैक्सिमम उसे रखा जा सकता। 1 वर्ष तक का कारावास है तो 2 माह तक उसे मैक्सिमम अलग रख सकते हैं, और 1 वर्ष से अधिक का कारावास हो तो 3 माह तक के कारावास में उसे एकांत परिरोध में रख सकते हैं।
लेकिन अब यहां पर धारा 74 में क्या बात कही जाती, धारा 74 में लगातार परिरोध में रखने की बात हो रही कि लगातार 3 महीने तो बात कही गई, लेकिन लगातार 3 महीने नहीं कहा गया, बीच बीच में गैप भी हो सकता है। अब क्या कहा जा रहा कि लगातार एकांत परिरोध में रखने की क्या सीमा है, तो एक बार में सजा कितनी भी हो तो 3 महीने ज्यादा रख नहीं सकते, लेकिन उस 3 महीने में भी लगातार 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। और अगर सजा जो है वो पूरी सजा ही 3 महीने तक की दी गई है उस अपराधी को, तो उस सजा में 3 महीने के समय में 7 दिन से अधिक लगातार जो है एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। किसी को सोमवार में जो है, सोमवार को एकांत परिरोध में डाला गया तो अगले सोमवार तक नहीं, रविवार तक नहीं, उसे 1 दिन के लिए निकाला जाएगा, फिर अगले 7 दिन के लिए हटाया गया, फिर अगले 7 दिन के लिए एकांत परिरोध में डाला गया, लेकिन लगातार जो है 7 दिन से अधिक उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात सभी को समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, हो गया। तो ये तो बात रही आपके अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में ये आपको कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूं अध्याय 4 की, थोड़ी सी चर्चा मैं आज की क्लास में करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगले क्लास में जो है अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अध्याय 4 की अगर हम लोग बात करें, अध्याय 4 की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो अध्याय 4 में साधारण अपवादों की बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा अध्याय 4 की चर्चा मैं आपसे करता हूं। यहां पर बात की जाए अध्याय 4 की, अध्याय 4, अध्याय 4 का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है साधारण अपवाद। अब साधारण अपवाद क्या है, इनके विषय में यहां पर अध्याय 4 में आपको पढ़ना होता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, साधारण अपवाद में कौन कौन सी बातें हैं। इसी के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी आपके आ जाता है साधारण अपवाद के अंतर्गत ही। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें साधारण अपवाद की, तो साधारण अपवाद में धारा 82 में आपको बताता हूं। साधारण अपवाद में धारा 82 की चर्चा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग प्रोसीड करेंगे। साधारण अपवाद में अगर हम लोग धारा 82 से लेकर के 106 तक दिया गया है। ठीक है, तो साधारण अपवाद में धारा 82 की बात मैं आपसे करूं तो यहां पर दिया गया है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है उसके कार्य के विषय में बात की गई है धारा 82 में। देखिएगा 7 वर्ष से कम आयु, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, शिशु का कार्य, ये यहां पर लिखा गया है धारा 82 में। अब यहां पर कार्य की क्या बात हो रही है समझिएगा, भारतीय दंड संहिता की बात हो रही, तो सीधी सी बात यहां पर दंड के विषय में बात की जा रही होगी। तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। समझिएगा, ऐसा कोई काम अपराध नहीं माना जाता जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा, 7 वर्ष से कम आयु, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है, किया जाए। तो ये धारा 82 का मतलब क्या हो गया,
कि ऐसी बात अपराध नहीं मानी जाएगी जिसे कोई 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा करता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जा रहा है रोड पे और किसी शिशु ने, किसी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने उसके सर पे जो है छत से या किसी ऊंचे स्थान से पत्थर गिरा दिया, तो क्या वो 7 वर्ष का से कम आयु का बच्चा है, 6 वर्ष से कम आयु का शिशु है, तो क्या वो अपराधी होगा? नहीं। उसके पास वो समझ नहीं है, वो बौद्धिक क्षमता नहीं है, उसको उस कार्य का ज्ञान नहीं है। तो यही बात इसलिए यहाँ पर आईपीसी के अपवाद के सेक्शन में कही जाती है, धारा 82 के अंतर्गत, कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा कोई अगर गलत काम हो जाता है तो उसे अपराध में कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये बात आपको याद रखनी। अब धारा 83 में बात दी गई है कि 7 से 12 वर्ष से आयु के बीच का अगर कोई बच्चा जो है वो कोई अपराध करता है तो उसके विषय में यहाँ पर दिया गया धारा 83 में। धारा 84 में दिया गया विकित चित्र, देख लेते हैं 83 और 84 भी देख लेते हैं। यहाँ पर धारा 83 में क्या बात कही गई,